बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ा चुकी हूँ। उसका भावार्थ, उसकी उपमाएं, प्राकृतिक दृश्य सभी के बारे में मैंने बताया है कि कैसे कवि ने यहाँ पर पहाड़ की कल्पना की है कि वो एक किसान है। जाड़े की ऋतु का वर्णन है और जाड़े की ऋतु में संध्या काल होते ही, शाम का वक्त होते ही जैसे लगता है कि घनघोर अंधेरा छा गया है और लोग अपने बिस्तरों में आराम की दृष्टि से चले जाते हैं और चिड़िया भी अपने घोंसले की ओर चली जाती। तो इसी ठंडक के समय में दिखाया गया है कि प्रकृति में जो पहाड़ दिख रहा है जैसे वो आसमान का साफा बांध लिया हो और डूबते हुए सूरज की को चिलम बनाकर अपने मुंह में रख लिया हो अपनी ठंडक दूर करने के लिए। और साथ ही साथ उसने पलाश के जंगलों की अंगीठी जलाई है जिससे वो आग ताप रहा है और पैरों पर उसने चादर रूपी जो नदी रूपी जो चादर है उसको खींचकर पैरों पर डाल ली है। तो ये सारी समरूपताएं दिखा दिखा करके इसमें पूरे प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण का तात्पर्य होता है कि उसे मनुष्य मान लिया गया है कि वो मनुष्य है और इस तरह से शाम के प्राकृतिक चित्र को किसान के रूप में दिखाकर पूरी कविता में मानवीकरण चल रहा है। और उपमा अलंकार के माध्यम से, उपमाओं, समरूपताओं के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से। तो अब मैं प्रश्नोत्तर पर आ जा रही हूँ। तो मैं पहला प्रश्न पढ़ के पहले समझा देती हूँ। पाठ्यपुस्तक के जो पहला प्रश्न है उसे पढ़ती हूँ। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, मतलब एक रूपक माना गया है, उसमें तुलना की गई है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। मतलब इसी की तरह 5 एकरूपताएं और दिखाई गई हैं। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता है आकाश और साफे की, जो मैंने कल बोर्ड पर बनाकर दिखा दिया था। दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता है नदी और चादर में दिखाई गई है। नदी चादर सी, मानो नदी चादर सी, तो नदी चादर सी कहकर दूसरी उपमा दिखाई गई है। तो यहाँ पर उन्होंने, आप चाहे तो रेखांकित कर लीजिए, पहली एकरूपता और तीसरी एकरूपता। पहली एकरूपता है और तीसरी एकरूपता दिखाई गई है। तो 2 एकरूपता यहाँ पर प्रश्न में दी गई है, पहली और तीसरी। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। दूसरी, चौथी और 5वीं, पहली और तीसरी प्रश्न में है, दूसरी, चौथी और 5वीं आपको खोजकर लिखना है। तो मैंने आपको अभी ये बता दिया। अब मैं इसको उत्तर के रूप में लिखने चल रही हूँ। तो शुरू करती हूँ लिखना। आप भी अपनी कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। तो प्रश्न चूंकि बहुत लंबा है, यदि आप प्रश्न पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप आखिरी लाइन से लिख सकते हैं कि अब आप, तो लिखिए कविता में दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताएं। तो मैं यहाँ पर प्रश्न बनाकर ही लिख देती हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। तो पहला प्रश्न है कविता से। कविता से प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, कविता से दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताएं बताएं। तो मैंने प्रश्न को बिल्कुल छोटे में लिख दिया है। अब मैं उत्तर भी लिखने चल रही हूँ इसको उत्तर नंबर 1 करके। उत्तर नंबर 1, तो दूसरी,
दूसरी एकरूपता, तो दूसरी एकरूपता है चिलम सूरज सी। चिलम सूरज सी। अब जहां सी आता है वहां पर उपमा अलंकार भी होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। फिर है चौथी एकरूपता, दूसरी, चौथी और पांचवी आपसे पूछा गया है। तो चौथी एकरूपता, चौथी एकरूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जंगल की अंगीठी। फिर पांचवी एकरूपता लिखती हूं। पांचवी एकरूपता है, पांचवी एकरूपता अंधकार, अंधकार भेड़ों के गल्लों सा। गले सा। तो अंधकार की एकरूपता है। ये दूसरी, चौथी, पांचवी है। पहली और तीसरी आपकी कविता में खुद से दी हुई है, आप उसको रेखांकित कर सकते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ के आपको समझाती हूं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क, शाम कब से शुरू हुई। ख, तब से सूरज डूबने में कितना समय लगा। ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन है। यानी इस दूसरे प्रश्न में तीन दृश्य दिए हैं, क, ख और ग का प्रश्न है। क और ख और ग तीनों को अलग अलग प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो मैं क शुरू करती हूँ। शाम कब से शुरू हुई। तो शाम कब से शुरू होती है, जब सूरज धीरे धीरे पूरब की ओर दोपहर होते होते उस ठीक बीचों बीच आसमान में आ जाता है, और जो शाम होती है तो वो पश्चिम की ओर धीरे धीरे ढलने की प्रक्रिया में चला जाता है और आसमान बिल्कुल लाल पड़ जाता है और सूरज डूबने के स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे समय जब आसमान बिल्कुल लाल हो जाता है, अंधेरा हल्का हल्का छा जाता है और सूरज पश्चिम में जाता है, तो समझ लीजिए कि अब शाम ढलने वाली है। तो मैं इसको शुरू करती हूँ। उत्तर नंबर 2 का क। 2 का क। अब 2 का क जो प्रश्न है वो है, शाम कब से शुरू हुई। तो शाम कब से शुरू होती है, जब से सूरज डूबने की ओर आता है। तो शाम जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर जाने लगता है, आसमान बिल्कुल लाल और हल्का अंधेरा पूर्व की ओर लगने लगता
है तब शाम शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा का प्रश्न हो गया। अब खा पे आते हैं। खा का प्रश्न पढ़ते हैं। खा प्रश्न है कि तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तो तब से लेकर सूरज डूबने में 1 से 2 घंटा लगता है। तब से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। हो गया। अब ग प्रश्न है। तो ग प्रश्न में कहा गया है, ग प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस बीच आसमान में चिड़िया अपने घोंसलों की ओर जाने लगती हैं, अंधेरा छाने लगता है और धुएं से वातावरण बिल्कुल भरने लगता है। हल्का अंधेरा होने के कारण आसमान लाल और बैगनी से मिलता जुलता सा दिखाई देता है। तो इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मैं इसको लिखती हूँ। इस बीच आसमान बिल्कुल लाल और हल्के हल्के अंधेरे के कारण बैगनी सा प्रतीत होता है। चिड़िया अपने घोंसलों की चहचहाते हुए जाने लगती हैं। आसमान धीरे धीरे कालिमा की ओर बढ़ता है। चलिए, ये प्रश्न का उत्तर भी होगा। क ख और ग ये पूरा हो गया। क ख ग और पूरा हो गया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोलियां सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। यानी कि कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस जो दिए हैं, ये किस तरह की आवाज में बोलते हैं। इनके लिए काल्पनिक आवाज निर्धारित कर ली गई है। जैसे कौवे के लिए काव काव कहा जाता है, तो ये काव काव ये निर्धारित हो गया, तो कौवे का काव काव, उसकी आवाज को काव काव बना दिए। इसी तरह कबूतर के लिए, इसी तरह सबके लिए एक निश्चित शब्द
बोली की बना दिए गए, वही यहाँ पर लिखना है। तो मैं शुरू करती हूँ प्रश्न संख्या 3। तो आप बोर्ड रब करूंगी, तब मैं लिखूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं शुरू करती हूँ, इसको मैं रब कर दूं। तो प्रश्न संख्या 3 में है, प्रश्न संख्या 3, पक्षियों की बोलियों को एक या दो शब्दों में लिखें। तो उत्तर हो गया 3। सबसे पहले कबूतर दिया है, तो कबूतर को हम क्या कहते हैं, उसकी बोली को गुटरू गूं, गुटरू गूं। फिर उसके बाद कौवा दिया है, तो कौवा को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कौवा की आवाज को हम लोग काव काव कहते हैं, काव काव। फिर तीसरा है मैना, तो तीसरा है मैना, तो मैना कुहू कुहू करती है, मैना कुहू कुहू, मैना जो है कुहू कुहू करती है। फिर है तोता, तोता को तो आप जितना बुलाइएगा उतना वो बोलेगा, उसको जो चाहिए। हालांकि तोते की आवाज को टे टे माना जाता है, लेकिन तोते को तो बोलना आता है, अगर उसको आप सिखाइएगा तो सब कुछ बोलेगा। फिर है चील, तो चील चे चे की आवाज आती है चील की, उसकी आवाज में चे चे सी आवाज सुनाई पड़ती है, आगे क्या महसूस होता है। और हंस जो है वो टुक टुक की आवाज निकालता है, हंस जो है, हंस की आवाज जो है वो कुट कुट कहते हैं, या उसकी आवाज सुनाई जो पड़ती है वो टुक टुक लगती है। तो अब आगे प्रश्न में कहा क्या गया है वो सुनिए। आगे प्रश्न में कहा गया है कि कौवा, अब इसमें पूछा गया है नीचे दी गई पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। तो बोली तो मैंने बता दी, अब एक या दो शब्दों में इन्हीं बोलियों को, तो कौवा की काव काव अगर मानते हैं कि अगर कौवा घर के चारदीवारी पर काव काव करता है तो कहते हैं मेहमान आने वाला है, मेहमान आने वाला है। तो चील, तो इसी तरह चील की चे चे है, तो उसके आवाज से आपको क्या प्रतीत होता है, उनको आपको शब्दों में लिखना है। और मैना, मैना की आवाज सुनकर आपको क्या लगता है, तोता, तोते की आवाज से राम राम सुनाई पड़ता है, या और भी बेटू मिट्ठू बहुत सारे शब्द होते हैं। हंस की आवाज से कल्पना की जा सकती है, हंस मोती चुनने वाला जीव है, मोती चुनता होगा। तो ऐसे ही आपको इसके लिए एक एक शब्द जो है आपको अपने से सोच के लिखना है कि कबूतर गुटरू गूं कहता है तो क्या कहता है। तब मुझे तो ऐसा लगता है कहता है तुम कहाँ, तुम कहाँ।
तो अब इसके बाद आपको क्या लगता है वो अपने तरह से शब्द लिखिए। देखिए उसके गुटरुकों में एक अजीब तरह की ध्वनि होती है, जिससे लगता है कि जैसे वो कह रहा तुम कहाँ वगैरह। तो इस तरीके से आप शब्द सोच के लिखिए कि उसके लिए कौन कौन से शब्द जो हैं सही लग रहे हैं, उसके हिसाब के लग रहे हैं। तो वाक्य, छोटे वाक्य, मतलब एक तरीके से वाक्य बनाने के लिए ये, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। जैसे कौवे की काव काव, मेहमान आए, अतिथि आए, बस एक या दो शब्दों में बनाइए। जैसे हंस का कुट है, मोती चुनो, तोता कहता है बेटू। इसी तरह अपना अलग अलग शब्द है। तो कबूतर की गुटरुकों में लगता है तुम कहाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है, आपको जो लगे वो लिख लीजिए। कौवे की काव बताई दिए। चील की चेंचे में, अब चील की चेंचे में तो चील तो बहुत ऊपर से नीचे, तो मैं आई ऐसे हो सकता है, मैं आई ऐसे शब्द बना लीजिए। तो इस तरह आप सबके लिए दो दो शब्दों के एक वाक्यांश की तरह बनाइए। तो इतना मैंने बता दिया। अब मैंने ये समझा दिया है, आप इसको वाक्य खुद से बनाइए। होमवर्क है आपका, नोट कर लीजिए कि वाक्य निर्माण आपका होमवर्क है। अब मैं कविता से आगे, इस कविता में चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होता है। तो वास्तव में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है, तो इन कविता को अगर रंग करिएगा तो क्या दिखेगा कि आप पहाड़ को भूरा दिखा सकते हैं, आसमान को आसमानी, तो कौन कौन से रंग आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं एकदम बिल्कुल संक्षेप में इसका उत्तर अपने आप ही आप लिख सकते हैं इसको, कि प्राकृतिक दृश्य है, कौन कौन सा रंग इसमें वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ लिख देती हूँ कविता से आगे। कविता से आगे, अब कविता से आगे का उत्तर नंबर 1, कविता से आगे का उत्तर नंबर 1 है कि इस कविता में चित्रित करने के लिए कौन कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप खुद ही सोच सोच के लिखिए कि क्या क्या हो सकता है। आसमान दिखाना है तो आसमानी, पहाड़ दिखाना है तो भूरा, पेड़ दिखाना है तो हरा, नदी नीला, चादर के लिए सफेद, भेड़ों के गले साग तो काला, सूरज दिखाना है लाल, चिलम भी दिखाना है तो लाल हो जाएगा। आसमान को नारंगी रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो आसमान को दिखाने के लिए नारंगी। तो नारंगी रंग, तो मुझे लगता है इतने रंगों में वो पूरा चित्र हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि इसका चित्र कॉपी पे बनाकर, मैं होमवर्क लिख रही हूं यहाँ पर, शाम एक किसान कविता का चित्र बनाएं, रंग करें और कविता भी लिखें। तो कविता अपनी कॉपी पर लिख करके बाएं वाले पन्ने पर चित्र बनाइए, दाहिने वाले पन्ने पर आप कविता लिखिए, और बाएं पन्ने के जो चित्र है उसको इन तमाम रंगों के माध्यम से आप रंग भी करें, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन से रंगों का प्रयोग यहाँ हम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से एक दो रंग बढ़ा भी सकते हैं,
जो आपको लगे। नीला बढ़ा सकते हैं, आसमानी मैंने लिखा, आप नीला कर सकते हैं, आसमानी, नीला, पीला भी कर सकते हैं। आसमान जब सूरज डूबने को होता है तो उसमें हल्का पीलापन भी आ जाता है, तो पीला रंग भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये रंग, अगर आपको लगे कि कोई और रंग भी प्रयोग किया जा सकता है तो उसको भी लिख दीजिए, आप इसमें जोड़ दीजिएगा। मुझे जितना लगा, जिन जिन चीज़ों को सोच के, वो मैंने लिख दिया है। तो अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। शाम के समय में ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। मतलब उन्होंने दिया है कि इन चीज़ों का नाम दिया है कि शाम के समय में जो जो चीज़ें नीचे दी गई वो क्या करते हैं। पक्षी क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, माँ क्या करती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं और बच्चे क्या करते हैं। अब पक्षी क्या करते हैं, शाम होते ही वो कलरव करते हुए, चाव चाव चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर लौटने लगते हैं। फिर खिलाड़ी क्या करते हैं, अपना खेल समाप्त करके अपना सामान समेटते हैं, अपने बैग में भरते हैं और अपने अपने घरों की ओर लौट आते हैं। फल वाले क्या करते हैं, बचे हुए जो फल है, जितना भी है, फल वाले अधिक से अधिक फल बेच करके बचे हुए फलों को सुरक्षित समेट करके वापस घर की ओर लौट आते हैं। माँ क्या करती है, माँ का तो शाम का काम बहुत बड़ा है। शाम को शाम होते ही वो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, और पिताजी दफ्तर से लौटेंगे तो उनके लिए कुछ न कुछ बनाना, और चाय की तैयारी करना, खाने की तैयारी करना, रात के डिनर की तैयारी करना, सब कुछ करती है। माँ के जिम्मे तो बहुत सारे काम है। फिर उसके बाद पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे भी जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, सूरज डूबने के कगार पे आता है, पेड़ पौधों की पत्तियां बिल्कुल शांत सी लगने लगती हैं। लगता है वो भी विश्राम आराम की मुद्रा में आ गई हैं, सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं पेड़ भी। और ऐसा माना भी जाता है कि पेड़ संध्या काल में जब संध्या काल में तो संध्या काल में वो सोने की मुद्रा में आ जाते हैं, मानो सोने जा रहे हैं। पिताजी की बात करें तो पिताजी ऑफिस से लौटते रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बैठ के चाय पीते हैं, शाम दिन भर के काम की थकान को मिटाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और किसान भी बहुत परिश्रम के बाद, दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वो अपने घर की ओर हल और बैल लिए लौटते हैं। बैलों को उनके स्थान पर विश्राम करने के लिए बांध देते हैं, उन्हें चारा और पानी डाल देते हैं कि दिन भर की थकान मिटाए हैं तो पानी पी लें, चारा खा लें। और उनको बैलों को बांधकर हल और उसके फल दोनों को वो कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, और स्वयं भी दिन भर की थकान मिटाने के लिए आराम से चाय पानी के लिए बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं वगैरह, आराम करने की मुद्रा में आते हैं। क्योंकि दिन भर भोर के समय 4 बजे से किसान खेतों में काम करता है, और जब सूरज डूबने लगता है तो वो वापस लौटता है, तो वापस घर की ओर लौट आता है। फिर बच्चे तो शाम के वक्त सबसे पहले वो खेलने के लिए आतुर होते हैं कि वो खेलने जाएंगे, और पार्कों में निकल जाते हैं, छतों पर खेलने चले जाते हैं। आजकल के इस पेंडेमिक के दौर में तो बच्चे पार्कों में जाना बिल्कुल भूल गए हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि वो छतों पर चले जाएं, तो गली मोहल्ले में भी नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, छतों पर खेलते हैं। या तो बहुत स्थिति में अगर एक मकान में कई किराएदार रहने वाले हैं तो लोग छतों का भी प्रयोग बंद ही कर चुके हैं करीब करीब, और वो क्या करते हैं, अपने घरों में बैठ के इंडोर गेम खेलते हैं, किसी तरह से भाई बहनों में अपना खेल खेलते हैं। तो इस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं, या थोड़ा खेलने के बाद चाय नाश्ता करके पिताजी के साथ बैठ के दिन भर की बातचीत करना, और अपने स्कूल का होमवर्क, गृह कार्य जो मिला रहता है वो करते हैं। क्योंकि शाम रात होने के पहले उन्हें अपना गृह कार्य पूरा कर लेना होता है और जल्दी खाना खा के सोना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि बहुत रात तक वो खेलेंगे या
अपना होमवर्क करेंगे तो वो प्रातः उठने में उन्हें दिक्कत होगी, तो वो शाम का वक्त उनका थोड़े देर का खेलना और फिर स्कूल का बचा हुआ काम और सारी चीज़ों को करते हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अगर इसको लिखवाऊंगी तो मैं अपने अगले वीडियो में लिखाऊंगी। आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।